तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है उसके बारे में बताया किसने, हिट्स ने 1982 में। तो 1982 में हिट्स ने एक ऑर्गेनिज्म में जिसका नाम था लिवरवर्ट दैट इज पीलिया, उसमें उसने उसके टीलोफेज में देखा कि कुछ डिफरेंशियल कंडेंसेशन देखने को मिला। उसको डिफरेंशियल कंडेंसेशन मीन्स कुछ जगह थे वो हाईली कंडेंस थे और कुछ जगह था जगह कुछ क्रोमोसोम्स के पार्ट्स थे वो लेस कंडेंस था और वहाँ पे लेस स्टेनिंग हो रही थी। और जो हाईली कंडेंस था जिसमें डार्कली या डीपली स्टेनिंग हो रहा था, तो ऐसे उसको डिफरेंशियल कंडेंसेशन देखने को मिला। और उसने जो डीपली या डार्कली स्टेन हो रहा था, जो हाईली कंडेंस था, उस पार्ट को उसने कहा दैट इज द हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लेस कंडेंस था और जो लेस डीपली स्टेन हो रहा था या लेस स्टेनिंग जो उठा रहा था, उसको उसने कहा यू क्रोमेटिन। सो उसके बेसिस पे उसने कुछ एजम्पशंस दिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं उसके बेसिस पे उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए, या उसने हेटेरोक्रोमेटिन के नेचर के बारे में उसने कुछ एक्सप्लेनेशन किया। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला नेचर था हेटेरोक्रोमेटिन का, दैट वाज कंडेंसेशन एंड हेटेरोपाइकोनोसिस। कंडेंसेशन एंड हेटेरोपाइकोनोसिस। ओके, तो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि हेटेरोक्रोमेटिन में हमेशा आपको कंडेंसेशन देखने को मिले। जो क्रोमेटिन है वो हमेशा क्या रहता है, वो कंडेंस फेज में रहता है। और द क्रोमेटिन विल ऑलवेज शो हेटेरोपाइकोनोसिस। ठीक है, हेटेरोपाइकोनोसिस बोलेंगे उस फिनोमिना को जब क्रोमोसोम क्या दिखाता है कि उसके कुछ रीजन्स हाईली जिसमें ज़्यादा स्टेनिंग होता है, कुछ जगहों पे कम स्टेनिंग होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोपाइग्नोसिस। तो ये एक हेटेरोक्रोमेटिन का नेचर है कि जब भी हम उसको स्टेन करेंगे तो हमेशा वो डीपली स्टेन होगा। ठीक है, क्या होगा, डीपली स्टेन होगा, डीपली स्टेन होगा। और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द एलो साइकिल, एलोसाइक्ली। ठीक है, एलोसाइक्लिंग हम किसको बोलते हैं, जब कुछ रीजन्स रहते हैं डीएनए के या क्रोमोसोम के जो डार्कली स्टेन होते हैं, किससे, मेनली जो यूक्रोमेटिक रीजन से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोसाइक्ली। तो ये जो नेचर है वो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन दिखाएगा, दैट इज उसमें ज्यादा कंडेंसेशन होगा हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन में एज कम्पेयर टू यूक्रोमेटिन। और दूसरा, जब भी हम उसको स्टेनिंग करेंगे हेटेरोक्रोमेटिन को, तो हेटेरोक्रोमेटिन हमेशा डीपली स्टेन होगा और हमेशा वो यूक्रोमेटिन से ज्यादा स्टेन होगा। ठीक है, या डार्कली स्टेन होगा या डीपली स्टेन होगा। इसका मतलब ये है कि डीपली स्टेन होगा इसलिए होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा कंडेंसेशन है, और यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन होगा क्योंकि वहां पे लेस कंडेंसेशन है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सो दिस इज द यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन हमेशा इस तरीके से रहता है, दो राउंड। सो दीज आर द क्रोमोसोम जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द यूक्रोमेटिन। जब हम हेटेरोक्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हेटेरोक्रोमेटिन थोड़ा सा कंडेंस है, लाइक इस तरीके से। ओके, तो जो हाईली कंडेंस होगा तो वहां पे स्टेनिंग भी क्या होगी, डीपली होगी। और देखो यहाँ पे डीपली स्टेनिंग होगी क्योंकि ये लेस कंडेंस फॉर्म है। ओके, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, हेटेरोक्रोमेटिन का, कि वो कंडेंसेशन और हेटेरोपाइग्नोसिस हमेशा शो करता है। देन उसके बाद
अब जो heterochromtic रीजन है, द डीएनए कंटेंट पर यूनिट एरिया इज ग्रेटर देन इन यूक्रोमेटिन। तो heterochromatiन जो रीजन है वहां पे हमेशा क्या होगा, जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट इज ऑलवेज हायर, या डीएनए कंटेंट पर यूनिट एरिया इज ग्रेटर देन इन यूक्रोमेटिन। तो हमेशा याद रखना कि जो ये हेटेरोक्रोमेटिन है उसमें डीएनए जो कंटेंट है वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे जो ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया, या अगर हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे और अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा डीएनए होगा एज कंपेयर टू जो लूजली पैक्ड डीएनए। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक बॉल पे बहुत 10-15 बॉल पे बहुत सारे थ्रेड्स राउंड करोगे और जब आप उस बॉल्स को अगर आप लंबा लंबा खींचोगे तो जो थ्रेड है उसका एरिया कम होगा यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को कंपेयर करेंगे तो अगर हम डीएनए के हिसाब से या डीएनए वाइज, तो हमेशा डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन में ज्यादा होगा और यूक्रोमेटिन में कम होगा एरिया वाइज, ठीक है। बट अगर हम जीन की बात करेंगे, जीनोम की बात करेंगे, तो जीन ज्यादा यूक्रोमेटिन में पाया जाएगा, फंक्शनल जो जीन है जिससे प्रोटीन फॉर्म होता है। बट हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में जो जीन है वो कम पाया जाता है एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन। डीएनए बेशक यहाँ पे ज्यादा है बट जीन यहाँ पे कम है। डीएनए बेशक यहाँ पे कम है बट यहाँ पे जीन ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी थी किसकी, हेटेरोक्रोमेटिन की। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो जो जेनेटिक एक्टिविटी है किसकी, हेटेरोक्रोमेटिन की, तो वो क्या है। So the heterochromatin is always genetically inactive and shows inertness। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या दिखाता है, हमेशा जेनेटिक इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी, और हम दूसरा बोल सकते हैं एंड इनर्टनेस। ओके, सो इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट द हेटेरोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव। तो ये ज्यादा माना जाता है, वाइडली इसको बिलीव किया जाता है कि जो ये हेटेरोक्रोमेटिन है वो क्या है, इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। मीन यहाँ इस हेटेरोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शंस बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे जीन प्रेजेंट, ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस वजह से वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमेटिन में ज़्यादा से ज़्यादा जीन प्रेजेंट है तो इसीलिए वो ट्रांसक्रिप्शनली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर ये भी इनएक्टिव रहे तो हमारा प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट नहीं है तो वो इनएक्टिव रहा भी तो इतना हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता, हमारे सेल्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचता है। बट अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जीन प्रेजेंट है यूक्रोमेटिन, तो अगर वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएंगे तो जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी को चाहिए वो फॉर्म नहीं होगा और हम लॉस में चले जाएंगे, या हम हमारे बॉडी में वो प्रोटीन्स फॉर्म नहीं होंगे जिनकी हमें जरूरत है। सो इन हेटेरोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली, या हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज वाइडली बिलीव दैट हेटेरोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव। ओके, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो हेटेरोक्रोमेटिन है इट इज जेनेटिकली इनर्ट एंड एम्प्टी, जेनेटिकली इनर्ट एंड एम्प्टी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीन्स क्या होंगे, जीन्स कम होंगे, जीन्स कम होंगे, या हेटेरोक्रोमेटिन्स में जीन्स होंगे ही नहीं, ठीक है। डीएनए होगा बट जीन्स नहीं होंगे, जीन्स और डीएनए बहुत डिफरेंट है। ओके, तो जीन्स नहीं होंगे और मे बी या तो बहुत कम होंगे, या तो जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसमें जीन्स होंगे ही नहीं। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे ड्रोसोफिला का,
तो ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम है, सो द एंटायर वाई क्रोमोसोम इज जेनेटिकली इनएक्टिव, या एंटायर वाई क्रोमोसोम इज ए हेटेरोक्रोमेटिन। और जो 1/3 एक्स क्रोमोसोम है, 1/3 एक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला मेल का, तो वो भी क्या रहता है, वो भी हेटेरोक्रोमेटिक ही रहता है, हेटेरोक्रोमेटिक। एक तो वाई क्रोमोसोम रहता है, वाई क्रोमोसोम, और साथ साथ में जो 1/3 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, 1/3 कौन सा, जो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल, जो 1/3 है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल फॉर एग्जांपल ये एक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें जो 1/3 पार्ट होगा दैट विल बी जेनेटिकली इनएक्टिव, या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट विल बी हेटेरोक्रोमेटिक। एंड it is divide of the so-called Mendelian genes as well as sex determining genes। तो ना तो Y क्रोमोसोम पे जो जीन्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रेजेंट होंगे, ना तो एक्स क्रोमोसोम की जो मैंने आपको 1/3 का जो ये रीजन है वहां पे कोई एक्टिव जीन्स वहां पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन जीन्स भी हम ऐसा बोल सकते हैं, तो वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये क्या है, दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, हेटेरोक्रोमेटिन का, कि उसमें जीन्स बहुत कम रहते हैं, अगर होंगे तो वो मेनली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अगर वो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट में होगा। देन थर्ड है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें द हेटेरोक्रोमेटिनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद either the absence or repression of genetic activity, या हम ऐसा बोल सकते हैं absence of transcription। हेटेरो heterocromatinization is associated with either the absence or repression of genetic एक्टिविटी, या हम ऐसे बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर कोई डीएनए का पार्ट हेटेरोक्रोमेटिनाइजेशन प्रोसेस में जाता है, अगर वो हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि या तो वो जो जीन अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो रिप्रेस होना चाहता है, या तो वहां पे जो जेनेटिक एक्टिविटी है वो रिप्रेस होगा, या वहां पे कोई जेनेटिक एक्टिविटी होगी नहीं है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो होगा नहीं। तो उसका मतलब है कि हेटेरोक्रोमेटिन इज एसोसिएटेड विद द रिप्रेशन ऑफ जीन। तो अगर कोई भी डीएनए पार्ट हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म कर रहा है या हेटेरोक्रोमेटिन बनना चाहता है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने जीन्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहता, अगर वहां पे जीन प्रेजेंट होगा तो। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे अगर वो यूक्रोमेटिन पार्ट में भी प्रेजेंट होगा तो उसमें जीन्स ही नहीं है, तो वहां पे कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। बट अगर कोई प्रोटीन है वहां पे प्रेजेंट है, बट अगर वो हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो प्रोटीन एक्सप्रेस होना नहीं चाहता, तो दैट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब वो हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हाईली कंडेंस हो जाएगा, जब हाईली कंडेंस होगा तो जो जीन्स इसमें प्रेजेंट होगा हेटेरोक्रोमेटिन में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है दैट इज द लेट रेप्लिकेशन। तो हेटेरोक्रोमेटिन में हमेशा क्या होता है, लेट रेप्लिकेशन होता है, लेट रेप्लिकेशन होता है। तो जब हाईली कंडेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेप्लिकेशन क्या होगा, लेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे कपड़े पहने होंगे, ठीक है, तो आपको कपड़े उतारने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही हो तो अब आपको आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा कूल फील करूं, तो आपने ऑलरेडी अपने 5-6 शर्ट्स पहने हैं, 7-8 टी-शर्ट्स पहने हैं। तो अगर किसी ने 2 ही टी-शर्ट्स पहना होगा तो वो इजीली एक टी-शर्ट को निकाल के वो कूल फील कर सकता है, बट आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपने बहुत सारे कपड़े पहने। तो वैसा ही रहता है, जो टाइटली कंडेंस फॉर्म होगा तो उसका रेप्लिकेशन होने में बहुत टाइम लगता है एज कंपेयर टू द यूक्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका,
हेटेरोक्रोमेटिन का कि जब भी रेप्लिकेशन होता है एस फेज में तो क्रोमोसोम में हमेशा एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन मींस जो क्रोमोसोम है उसमें जो टाइटली कंडेंस एरिया होंगे जैसे कि ये वाला है तो वहां पे जो रेप्लिकेशन है वो स्लो होगा, और जहां पे लूजली पैक्ड रीजन है वहां पे रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होगा। ओके, सो asynchronous replication in heterochromatin and euchromatin was seen in heterochromatin। ओके, तो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है, लेट रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, और ये जो प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व या डिस्कवर किया था लेमा डी फेरिया ने। ठीक है, तो उसने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है या रेप्लिकेशन है वो हमेशा एसिंक्रोनस देखने को मिलता है क्रोमोसोम में, क्योंकि जो यूक्रोमेटिन है उसमें फास्ट रेप्लिकेशन होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन है वहां पे क्या होता है, हमेशा लेट रेप्लिकेशन होता है। ओके, तो उसने ड्रोसोफिला में देखा, जब उस ड्रोसोफिला में उसने ये देखा, ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला में कि जो यूक्रोमेटिन है और जो हेटेरोक्रोमेटिन है उन दोनों में रेप्लिकेशन तो स्टार्ट टुगेदर, साथ में ही रेप्लिकेशन होता है, बट रेप्लिकेशन खत्म लेट होता है किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में। ओके, तो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में साथ में रेप्लिकेशन होता है, बट लेट रेप्लिकेशन होता है किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में, और जल्दी रेप्लिकेशन फिनिश कौन करता है, यूक्रोमेटिन। तो उसने और एक कायरोनोमस लार्वा है उसने उसमें भी देखा, तो कायरोनोमस लार्वा में उसने क्या देखा, कायरोनोमस लार्वा में उसने देखा कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है लेटली और खत्म भी क्या होता है लेटली, किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में। तो उसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, लेट होगा किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में, बिकॉज ऑफ द कंडेंस फॉर्म, क्योंकि ये बहुत हाईली कंडेंस है, टाइटली पैक्ड है, तो उसको पहले यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होना है, उसके बाद उसका रेप्लिकेशन होगा वहां पे, देन इट विल कंप्लीट द रेप्लिकेशन। यूक्रोमेटिन ऑलरेडी अवेलेबल है तो जल्दी जल्दी इसमें रेप्लिकेशन होगा, बट इसमें लेट रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा पॉइंट था हेटेरोक्रोमेटिन का, जो उसका नेचर है कि उसमें हमेशा लेट रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब जो लास्ट है दैट इज द नॉन होमोलोगस और एक्टोपिक पेयरिंग। नॉन होमोलोगस और एक्टोपिक पेयरिंग, तो हेटेरोक्रोमेटिन में हमेशा आपको नॉन होमोलोगस या हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक पेयरिंग देखने को मिलता है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा पॉलीटीन न्यूक्लियस का इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला में जो ये सेंट्रोमियर रहता है क्रोमोसोम का, दैट इज द हिट सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो सेंटर है दैट इज द हेटेरोक्रोमेटिक सेंट्रोमियर। ओके, तो प्रोटीन क्रोमोसोम फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेंट्रोमियर से सारे क्रोमोसोम्स के वो एक जगह पे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और दे विल फॉर्म द क्रोमोसेंटर। क्रोमो सेंटर, तो वो क्रोमोसेंटर फॉर्म करते हैं। तो क्रोमोसेंटर जब फॉर्म होता है तो जो ये आर्म्स हैं, आर्म्स एक दूसरे के साथ जो हम ऐसा बोल सकते हैं जो नॉन होमोलोगस है। एक्चुअली पेयरिंग किस में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है ह्यूमन का, तो 1, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेयरिंग होगा लाइक दिस। अब यहाँ पे जब ऐसा पॉलीटीन क्रोमोसोम फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो पेयरिंग है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की जगह पे नॉन होमोलोगस के साथ होता है। ठीक है, और मेनली उस पार्ट पे होता है दैट विच फॉर्म्स द हेटेरोक्रोमेटिन। अब ये तो ये सेंट्रोमियर वाली हेटेरोक्रोमेटिन हो गया, तो यहाँ पे भी हेटेरोक्रोमेटिन्स होंगे। तो इन जगहों पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बस, कभी कभार इस तरीके से भी जाता है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये है, ये इस तरीके से चला जाता है,
तो यहाँ पे पेयरिंग होता है। तो ये मेनली क्या है, जो हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट है यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है। तो एक्चुअली ये होमोलोगस नहीं है, बट ये नॉन होमोलोगस है। तो नॉन होमोलोगस पेयरिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक पेयरिंग भी उसको बोलते हैं। तो ये एक्टोपिक या नॉन होमोलोगस पेयरिंग भी आपको हेटेरोक्रोमेटिन में देखने को मिलता है। अगर ऐसे पेयरिंग हुआ तो दैट विल इंड्यूस ब्रेकेज, तो वहाँ पे ब्रेकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि नॉन होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो this is the fourth characteristics of the heterochromatin की वहाँ पे आपको ऐसा पेयरिंग देखने को मिलेगा, मेनली जो नॉन हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट है वहाँ पे। ओके, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो हेटेरोक्रोमेटिन है वहाँ पे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पेयरिंग करते हैं। तो ऐसे पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक पेयरिंग बोलते हैं। देन एक लास्ट है, दैट इज द susceptibility to induced breaking, susceptibility to इंड्यूस ब्रेकेज। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट है वहां वो इजीली ब्रेक हो सकता है। अगर हम वहां पे कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे तो वहां पे ब्रेकेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी टू इंड्यूस ब्रेकेज। अगर हम कोई केमिकल यूज करेंगे यूक्रोमेटिक पार्ट में तो वहां पे ब्रेकेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट अगर हम उसी केमिकल को हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट में यूज करेंगे तो वह जो हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट है वो इंड्यूस हो जाता है या वो ससेप्टेबल हो जाता है किसके लिए, वहां पे जो डीएनए है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसका है, दैट इज ससेप्टेबिलिटी टू इंड्यूस ब्रेकेज। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज सबसे पहले था कंडेंसेशन एंड हीटेरोपाइक्नोसिस, देन उसके बाद दूसरा था जेनेटिक इनएक्टिविटी एंड इनर्टनेस, तीसरा था हमारा लेट रेप्लिकेशन, चौथा नॉन होमोलोगस और एक्टोपिक पेयरिंग, एंड पांचवा था ससेप्टेबिलिटी टू इंड्यूस ब्रेकेज। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या जिसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ द हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये जो 5 नेचर है आपको हेटेरोक्रोमेटिन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देन अब इस हेटेरोक्रोमेटिन के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है फैकल्टेटिव और दूसरा रहता है दैट इज द इंड्यूस्ड, या हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमेटिन हम किसको बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल हेटेरोक्रोमेटिन इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चरल हेटेरोक्रोमेटिन, और इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव और फंक्शनल क्रोमेटिन, फंक्शनल हेटेरोक्रोमेटिन। ओके, सो तो जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है या जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन या स्ट्रक्चरल हेटेरोक्रोमेटिन होता है, इट इन्वॉल्व्स बोथ क्रोमोसोम। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूटिव है आपको दोनों क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलेंगे, बोथ होमोलोग हम बोल सकते हैं, होमोलोग क्रोमोसोम, तो दोनों क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। बट जो ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन है या फंक्शनल हेटेरोक्रोमेटिन है, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन होमोलोग, इन्वॉल्व्स ओनली वन होमोलोग। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल सेल्स ऑफ ए गिवन स्पीशीज package the same regions of DNA in constitutive heterochromatins, and thus in all cells any genes contained within the constitutive heterochromatin will be poorly expressed. For example, all human chromosomes, that is 1 9 16 and the Y chromosome, contain large region of constitutive heterochromatin. In most organisms, constitutive heterochromatin occurs around the chromosome centromere and near telomeres। ठीक है, तो जो ये हेटेरोक्रोमेटिन है, इट जो भी गिवन स्पीशीज होगा
ठीक है, तो उसके सारे सेल्स में पाए जाते हैं और पैकेज द सेम रीजन ऑफ डीएनए इन कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो उनका जो डीएनए है उसका सेम रीजन में ही आपको हेटेरोक्रोमेटिन या पैकिंग देखने को मिलता है। एंड दस इन ऑल सेल्स एनी जीन्स कंटेन्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन विल बी पुअरली एक्सप्रेस्ड। अगर कोई भी जीन इस कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन में पाया जाएगा तो वो हमेशा पुअरली क्या होगा, पुअरली एक्सप्रेस होगा। जीन्स विल बी पुअरली expressed, gene will be poorly expressed। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल ह्यूमन क्रोमोसोम की तो 1, 9, 16 एंड वाई क्रोमोसोम, तो उसमें ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है बहुत बड़े बड़े रीजन्स देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन्स के। और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूटिव कहाँ पे, मेनली क्रोमोसोम सेंट्रोमियर और टीलोमियर के पास। ठीक है, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, तो इसके पास बड़े बड़े रीजन्स देखने को मिलते हैं विच आर द कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है इसको हम स्टेबल फॉर्म ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन भी कभी कभार कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट लूजन अप टू फॉर्म यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है वो कभी भी लूज होता नहीं है यूक्रोमेटिन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो भी जीन्स होंगे दे आर ऑलवेज पुअरली एक्सप्रेस। ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं इट कंटेन्स रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। तो इस हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है, कंटिन्यूस रिपीटेड सीक्वेंसेस होंगे डीएनए के, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस व्हिच आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। ओके, और मेनली ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है दे आर found in centromere and telomeres and is usually involved in structural functions। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रोमियर में पाया जाता है और टेलोमियर में पाया जाता है और ये मेनली जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। और वो इजीली लूज नहीं होता कि वो यूक्रोमेटिन फॉर्म कर सके। अब जो दूसरा है दैट इज द फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, जो मैंने आपको कहा कि सिर्फ दोनों क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। सो इट इज रिवर्सिबल, कि ये हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन भी फॉर्म कर सकता है, यूक्रोमेटिन भी फॉर्म कर सकता है एंड इसमें जीन्स भी प्रेजेंट होंगे और वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। जब हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में होगा तो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, बट वो जब यूक्रोमेटिन फॉर्म में आएंगे तो वो जीन एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, जैसे कि इट्स स्ट्रक्चर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सेल साइकिल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनदर काइंड ऑफ रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस नोन एज लाइन सीक्वेंस। ठीक है, तो वहां पे स्टेलाइट सीक्वेंस था, तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस आएगा, दैट इज लाइन सीक्वेंसेस आएंगे। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेंगे एक फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का, सो दैट चेंजेस इट स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन विद द सेल साइकिल इज द इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। ठीक है, इन activated X क्रोमोसोम इन फीमेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार बॉडीज भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो ये एक सेल है, उस सेल में दोनों एक्स में से एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, एक इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम डोसेज कंपनसेशन भी बोलते हैं, जिसको लायोनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसको लायन जो साइंटिस्ट है उसने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो हेटेरोक्रोमेटिनाइज हो जाता है, हेटेरोक्रोमेटिनाइज हो जाएगा तो उसके
जो जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। जब वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्सप्रेस होता है। तो मेनली जो फीमेल है, फीमेल में आपको पता है ऑलरेडी 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो उन दोनों में से एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ताकि जो डोसेज है वो कंपनसेट हो जाए मेल और फीमेल में। तो इसीलिए ये इनएक्टिवेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हेटेरोक्रोमेटिनाइजेशन, ठीक है। बट जब इसका सेल साइड डिवीजन होगा, जब सेल डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड होने के बाद जो दूसरे डॉटर सेल्स में जाएगा, तो डॉटर सेल में जाके वो फिर से एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे जाके वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर इन दोनों में से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, फिर से इनएक्टिवेशन में हीटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन में जा सकता है। तो इस हीटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन फॉर्म में जो जाता है, उन हीटेरोक्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव, जो परमानेंट नहीं है। जो जब लूज होगा तो यूक्रोमेटिन फॉर्म करता है, तो वैसे हीटेरोक्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव बोलते हैं। और जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स लाइक जो भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, उन हीटेरोक्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हीटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जिसमें जीन्स बहुत ही पुअरली एक्सप्रेस होते हैं, और वहाँ पे जीन्स होते ही नहीं, और मेनली वहाँ पे डीएनए रिपीट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम सेटेलाइट कहते हैं। और यहाँ पे डीएनए रिपीट्स नहीं दिखते, बल्कि वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर और डीएनए सीक्वेंस रहता है, उसको जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। Okay, so these are the two types of heterochromatin which is found in a cell. Okay, so this is all about the nature of the heterochromatin. Thank you.